नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का जो चैप्टर 11 है, अध्याय 11 है, जो प्रावधान करता है भू राजस्व की उगाही के संबंध में, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू के संबंध में। मित्रों, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड पर यह हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले हमने जो है 9 वीडियोस को पब्लिश किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन है वहां पर भी एमपी लैंड रेवेन्यू की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो अभी हम यहां पर देखते हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का जो चैप्टर 11 है। इस चैप्टर में जो है टोटल 20 सेक्शंस है, 20 धारा है। 2018 के द्वारा जो है इसमें कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया और कुछ नई सेक्शंस ऐड भी की गई हैं। तो वर्तमान में इसमें जो है टोटल 20 सेक्शंस है, सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 156 तक की सेक्शंस के अंतर्गत। मित्रों, अध्ययन की दृष्टि से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, इस चैप्टर को हमने जो है यहां पर 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें जो है इस चैप्टर के प्रोविजन जो है अच्छे से समझ में भी आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो सबसे पहले हम इन 4 पार्ट्स को जो है मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो है पार्ट वाइज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 145 तक की धाराएं हैं, जो बेसिकली भू राजस्व की उगाही के सिद्धांतों से संबंधित है, जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि भाई जैसे कि हम देखें भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा, यह एक सिद्धांत दिया हुआ है। इसी के साथ साथ भू राजस्व के भुगतान के लिए कौन व्यक्ति दायी होगा, यह भी यहां पर सिद्धांत बताए गए हैं। बकायेदार कौन होगा, बकाया कब से जो है माना जाएगा, ये सारे जनरल प्रिंसिपल जो है सेक्शन 137 से सेक्शन 145 में प्रोवाइडेड है। तो इन सेक्शंस को जो है हमने यहां पर एक अलग पार्ट में बनाया हुआ है, रखा हुआ है। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर ऑफ रिकवरी, सेक्शन 146 से लेकर सेक्शन 152 तक की जो प्रोसीजर है, यह जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो भू राजस्व ड्यू हो जाता है उसको वसूली की कार्रवाई से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख यहां पर किया गया है। टोटल 7 सेक्शन से 7 धाराएं हैं, जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। और इसके बाद हम देखें कि इस जो चैप्टर के अंतर्गत जो अगला पार्ट हमने बनाया है, पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत क्रेता से संबंधित प्रावधान, मतलब कि वसूली की कार्रवाई के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि को क्रय करता है, जैसे कि राज्य सरकार ने वसूली की कार्रवाई में किसी भूमि का विक्रय किया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे भूमि को खरीद लेता है, क्रय करता है, तो उसके संबंध में जो है यहां पर थर्ड पार्ट में हमने उससे संबंधित प्रोविजंस को रखा है। सेक्शन 153 एंड सेक्शन 154, टोटल 2 सेक्शंस में इनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट हमने बनाया है, जिसमें अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस हैं, टोटल 3 सेक्शंस हैं यहां पर, सेक्शन 154A से लेकर सेक्शन 156 तक। तो इस प्रकार से हमने जो है यहां पर इस चैप्टर को अध्ययन करने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से हमने यहां पर इसको 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब हम देखते हैं एक एक करके इन पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या बेसिक प्रोविजंस हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं और हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, देखते हैं पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, चैप्टर 11 को अध्ययन की दृष्टि से हमने जो है 4 भागों में विभक्त किया। अब हम देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट को, प्रथम भाग को, जिसके अंतर्गत भू राजस्व की उगाही के सिद्धांतों के संबंध में प्रावधान है, सेक्शन 137 से लेकर सेक्शन 145 तक। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 137, यह प्रावधान करती है भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा।
अब ये सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से आपसे जो है डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा, यह किस धारा में उल्लिखित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 137 में। अब इस सेक्शन में कहा क्या गया है, बात को समझिएगा। इस सेक्शन में यह घोषणा की गई है कि कोई भी भूमि जो होती है उसके ऊपर, उस भूमि के ऊपर जो प्रथम भार, मतलब कि जो सबसे पहले चार्जेबल जो थिंग है, चीज है, वह भू राजस्व है। अब इसके साथ साथ इस सेक्शन के जो मेन एलिमेंट्स हैं उसमें और क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो यहां पर बताया गया है किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उस भूमि पर, उसके लगानों पर तथा लाभों पर प्रथम भार होगा। अब बात को समझिएगा, अगर भूमि विक्रय की जाती है किसी भी जो है उसके अंतर्गत, तो ऐसी कंडीशन में उस भूमि पर जो प्रथम भार है भू राजस्व होगा और उसको सबसे पहले जो है जो भी उस भूमि के विक्रय से आगम आए हैं उसको चुकाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लगान की, तो अगर किसी भूमि से कोई लगान वगैरह लिया जाता है तो जो लगान की राशि है उस राशि से सबसे पहले जो है भू राजस्व को चुकाया जाएगा, क्योंकि लगान पर भी भू राजस्व प्रथम भार है। और इसके बाद उनका लाभों पर मतलब भूमि से किसी भी प्रकार का कोई लाभ अर्जित किया गया है तो उस लाभों में से सबसे पहले जो है किसको चुकाया जाएगा, भू राजस्व को चुकाया जाएगा। तो इस सेक्शन में ये डिक्लेयर किया गया है कि भाई जो भू राजस्व है वह उस भूमि पर प्रथम भार होता है। अगर उस भूमि से कोई लगान वगैरह प्राप्त किए जाते हैं तो उस लगान वगैरह पर प्रथम भार जो है भू राजस्व होता है। और अगर कोई लाभ भूमि से अर्जित किए जाते हैं तो उस पर भी प्रथम भार जो है भू राजस्व होता है। अब इसी के साथ साथ यहां पर एक केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मनोहर लाल अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1979 का केस है। अब इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया भू राजस्व की तरह वसूले जाने वाले धन भूमि पर प्रथम भार नहीं होते, यह मूल भू राजस्व के बाद वसूल किए जाते हैं। अब बात को समझिएगा, हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत कई जगह पर यह उल्लेख देखेंगे कि जो राशि है, चाहे वो जुर्माने की राशि हो या किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार की राशि हो जिसको वसूलने के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो वहां पर उल्लेख किया जाता है कि भू राजस्व की तरह वसूला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन राशियों के संबंध में इस केस में यह कहा गया कि ऐसी धनराशियां जो कि भू राजस्व की तरह वसूली जाती हैं वह उस भूमि पर प्रथम भार नहीं होती हैं, बल्कि वह भू राजस्व प्रथम भार होता है जो कि उस भूमि का मूल भू राजस्व है। बात समझ में आ गई यहां पर। तो इस केस में जो है ये सारी बातों का उल्लेख किया गया। अब यहां पर हमने सेक्शन देखी सेक्शन 137। अब हम देखते हैं सेक्शन 138। अब ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व, मतलब कि कौन व्यक्ति है जो लायबल होगा, जो दायित्वाधीन होगा भू राजस्व को चुकाने के लिए। अब यहां पर जो है क्या बताया गया, यहां पर बताया गया है कि भूमि स्वामी के खाते के मामले में, मतलब कि अगर कोई भूमि किसी भूमि स्वामी के खाते के अंतर्गत आती है, मतलब कि ओनरशिप में वह भूमि आती है, तो ऐसी कंडीशन में भूमि स्वामी जो है वह उस भूमि के भू राजस्व के लिए भुगतान के लिए दायित्वाधीन होगा। और इसी के साथ साथ यह कहा गया कि किसी ऐसे खाते के मामले में जो राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई है, भूमि से मिलकर बनता हो, उसका पट्टेदार जो है वह उस भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई कि सबसे पहले भाई ऐसा व्यक्ति जिसके खाते के अंतर्गत, उसकी ओनरशिप के जो खाते उसके अंतर्गत कोई भूमि आती है तो भूमि स्वामी के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है। और अगर किसी व्यक्ति ने पट्टे पर सरकार से भूमि ली है तो ऐसा जो पट्टेदार है वह लायबल होगा भू राजस्व को चुकाने के लिए। तो यहां पर जो है सेक्शन 138 के सब सेक्शन 1 में जो है यही सारे प्रावधान है। अब इसी के साथ साथ जो सब सेक्शन 2 है ये कहती है जब किसी खाते में एक से अधिक भूस्वामी या पट्टेदार हो तो संयुक्त और पृथकता दायी होंगे, मतलब कि अगर कोई ऐसा भूखंड है जिसके ऊपर जो है कई लोगों की ओनरशिप है, एक से ज्यादा लोग उसके ओनर हैं, उसके भूस्वामी हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो दायित्व है वह पृथकता भी होता है, मतलब हर एक व्यक्ति जो है उस संपूर्ण भू राजस्व के लिए दायी हो सकता है या होगा।
और इसी के साथ साथ वो जो दायित्व है वो संयुक्तता भी रहता है। मतलब कि अगर हम देखें कि भू राजस्व का दायित्व जो है किस प्रकार का है, ये संयुक्त दायित्व भी है और पृथक दायित्व भी है। तो आप इसको भी जो है एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने देखा सेक्शन 138 के अंतर्गत जो है क्या व्यवस्था दी गई है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है सेक्शन 139। अब ये जो सेक्शन है यह 2018 के द्वारा जो है डिलीट कर दी गई है। अब इसमें बताया क्या गया था इसको हम देख लेते हैं मोटे रूप में। भू राजस्व कब्जा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। मतलब कि यहां प्रोविजन यह थे कि जो व्यक्ति उस भूमि पर कब्जा रखता है वह व्यक्ति जो है उस भू राजस्व के लिए दायित्वाधीन होता था। तो इस सेक्शन को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो वर्तमान में अब कौन व्यक्ति दायित्वाधीन होगा, तो उसके लिए सेक्शन 138 जो है एप्लीकेबल होगी। तो यहां पर हमने देखा सेक्शन 139 जो कि डिलीट कर दी गई है। अब हम देखते हैं सेक्शन 140, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 140। यह कहती है तारीख जिसको भू राजस्व शोध होगा तथा देय होगा। मतलब कि किस डेट को जो लैंड रेवेन्यू है जो ड्यू हो जाएगा, देय हो जाएगा, और किस तारीख तक जो है उसको जमा करना होगा, पेबल होगा। तो इसके लिए जो है यहां पर सेक्शन 140 के सब सेक्शन 1 में प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल को, मतलब कि अप्रैल माह के प्रथम दिन को जो है ऐसा भू राजस्व ड्यू हो जाता है, देय हो जाता है, और जून मास के अंतिम दिन मतलब कि 30 जून को क्या होता है, 30 जून तक जो है ऐसा भू राजस्व पेबल होता है। मतलब कि 30 जून तक जो है उसे जमा करना होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा 2018 के अमेंडमेंट के पहले जो है यहां पर व्यवस्था क्या थी, यहां पर व्यवस्था थी कि उस वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख को क्या होता था कि ऐसा भू राजस्व ड्यू हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब अमेंडमेंट कर दिया गया है, नई व्यवस्था क्या है कि शोध कब होगा, 1 अप्रैल को शोध हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, और पेबल कब होगा, 30 जून तक जो है पेबल होगा, मतलब 30 जून तक जमा करना होगा। तो यहां पर जो है यह प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ साथ इस सेक्शन की जो सब सेक्शन 2 है ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भूमि स्वामी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से 10 वर्ष का अग्रिम भू राजस्व जमा करना चाहता है तो ये सेक्शन कहती है कि कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे 10 वर्षों का अग्रिम भू राजस्व जमा करता है तो उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई एक साथ 10 वर्ष का जमा कर रहा है तो भी जो है उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ साथ इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए कि जिस तारीख को ऐसा अग्रिम भू राजस्व जमा किया गया, अब भविष्य में अगर कोई दरों में परिवर्तन होता है, कोई रेट चेंजेस होते हैं, और आगे जाकर जो जमा किया गया भू राजस्व और जो आगे जाकर वसूली योग्य भू राजस्व है उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है, मतलब कि जो है पहले जो है मान लीजिए कि 8,000 रुपए देने थे 10 साल के, वो दे दिए गए, लेकिन जब चेंजेस हो गए रेट तो भाई 10,000 की जगह जो है 8,000 की जगह 10,000 बन रहा है। तो यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतर भी वसूल लिया जाएगा। मतलब कि 10 साल का अगर कोई व्यक्ति अग्रिम भू राजस्व देता है तो उसे किसी भी प्रकार से कोई छूट वगैरह, कोई लाभ जो है यहां पर नहीं दिया जाएगा। इस बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 140 के अंतर्गत सब सेक्शन 2 में किए गए हैं। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 141, यह प्रावधान करती है बकाया और बकायेदार की परिभाषा के संबंध में। जो अरियर्स हैं वो कब क्या होंगे, उसका क्या मतलब है, और डिफॉल्टर क्या है। तो यहां पर बात समझिएगा कि देखिए यहां पर हमने धारा 140 देखी। धारा 140 में 30 जून तक जो है आपको जो भू राजस्व है उसको जमा करना है। अगर 30 जून तक भू राजस्व जमा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में वह बकाया हो जाएगा, अरियर्स के अंतर्गत काउंट होगा, और वह व्यक्ति जो ऐसे भू राजस्व के बकाया को देने के दायित्वाधीन है वह व्यक्ति बकायेदार कहलाएगा, डिफॉल्टर कहलाएगा। तो यहां पर सेक्शन 141 में जो है यही सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहां पर हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 142, ये कहती है भू राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति रसीद के लिए आबद्ध होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस किसी व्यक्ति को भू राजस्व जो है जमा किया जाता है, दिया जाता है, जैसे कि हम बोले पटवारी साहब को दे रहे हैं, या फिर जो है गांव में पटेल साहब होते हैं उनको दे रहे हैं, या कोतवाल को दे रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति को अगर भू राजस्व दिया जाता है तो
ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी है, दायित्व है कि वह उस भू राजस्व के जो जमा किया गया है उसके लिए रसीद जरूर देगा, बाध्य है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन 142 में जो है अमेंडमेंट किया गया। अब इसके पहले क्या था, यहां पर जो है अधिकारियों के नाम दिए गए थे कि भाई पटवारी को किया जाता है या अन्य उसको किया जाता है, जमा किया जाता है और रसीद देगा। तो वो सब हटाकर उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर जमा कराए, कोई भी व्यक्ति अगर भू राजस्व कलेक्ट कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी है कि वह जो है क्या देगा, वह उस भू राजस्व की स्लिप जो है, उसकी रसीद जो है उस व्यक्ति को जो जमा कर रहा है उसको प्रदान करेगा। तो यहां पर हमने देखा सेक्शन 142 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं सेक्शन 143। अब ये सेक्शन क्या कहती है? सेक्शन कहती है भू राजस्व के विलंब से भुगतान के लिए दांडिक ब्याज। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है भू राजस्व का भुगतान विहित टाइम पीरियड के अंतर्गत नहीं करता है और बाद में अगर करेगा तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है दांडिक ब्याज लगाया जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसा इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो कि पीनल नेचर का है। तो यहां पर क्या बताएगा? यहां पर बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति जो है प्रथम 12 मास जो है अगर नहीं जमा करता, मतलब 12 मास का जो है ड्यू हो गया है और उसने टाइम पीरियड में जमा नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में 12% वार्षिक की दर से उस व्यक्ति के ऊपर ब्याज लगेगा। और अगर मान के चलिए कि 12 मास के बाद भी वह जमा नहीं करता है, ड्यूज और लंबे क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके बाद यहां कहा गया कि उसके पश्चात 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज जो है ऐसे व्यक्ति से पेनल्टी के रूप में जो है ब्याज जो है लिया जाएगा। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 143 में भी अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट से पहले 2018 के अमेंडमेंट से पहले यहां पर 100% तक जो है पेनल्टी के रूप में ब्याज वसूलने के प्रावधान थे, जिसे वर्तमान में जो है 12% और 15% जो रेट हमने आपको बताया यह कर दिया गया है। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 143, यह एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 144। ये कहती है फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलंबन। तो देखिए कई बार जो है देखा गया है कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या किसी अन्य कारण से जो है फसल नहीं उगाई गई, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 144 ये प्रावधान करती है कि राज्य सरकार जो है भू राजस्व की माफी या उसका निलंबन मंजूर कर सकेगी। अगर उचित कारण लगता है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, ऐसे भू राजस्व को माफ कर सकती है या उसको निलंबित कर सकती है उस समय के लिए कि अभी जमा मत कीजिए, बाद में आपसे लिया जाएगा। तो यहां पर ये सारी की सारी शक्तियां जो है राज्य सरकार के पास हैं। अब इसके बाद हम देखें नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 145, जो प्रावधान करती है प्रमाणित लेखा बकाया तथा बकायेदार के बारे में साक्ष्य होगा। अब यहां पर प्रमाणित लेखा से तात्पर्य है ऐसा लेखा जिसे तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब ऐसा लेखा, ऐसा अकाउंट जिसे तहसीलदार ने प्रमाणित किया है, वह प्रमाणित जो लेखा है, रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उसके संबंध में यह माना जाएगा कि वह पर्याप्त साक्ष्य और उसके लिए उपधारणा की जाएगी। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उपधारणा की जाएगी। कौन सी उपधारणा की जाएगी? सेल्फ प्रिज्यूम की उपधारणा की जाएगी, मतलब कि विधि की खंडनीय उपधारणा, जो एविडेंस एक्ट की धारा 4 में हम देखते हैं, करेगा वाली उपधारणा, मतलब सेल्फ प्रिजम्पशन वाली उपधारणा का उल्लेख यहां पर किया गया है कि ऐसे रिकॉर्ड के संबंध में सेल्फ प्रिज्यूम कर न्यायालय कार्रवाई करेगा। तो यहां पर हमने देखा इन सेक्शंस के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में हमने जिन सेक्शंस को रखा, सेक्शन 137 से सेक्शन 145 तक, जिनमें भू राजस्व की उगाही के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड में, जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया दी गई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ऐसा भू राजस्व नहीं अदा करता है, टाइम पीरियड निकलने के बाद, ड्यू होने के बाद भी नहीं जमा करता है, तो ऐसी कंडीशन में अब भू राजस्व को वसूला जाएगा। वसूलने की क्या कार्रवाई होगी उसके संबंध में जो है सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। मित्रों, वसूली की प्रक्रिया के अंतर्गत टोटल 7 सेक्शन से 7 धाराएं हैं, जिन्हें हमने जो है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड बनाया है अध्ययन की दृष्टि से, जिसमें सेक्शन 146 से लेकर सेक्शन 152 तक की धाराओं का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर हम जो है एक एक करके सेक्शंस को देखते हैं।
सबसे पहले हम देखें सेक्शन 146 जो प्रावधान करती है मांग की सूचना, डिमांड ऑफ नोटिस के संबंध में। अब ये जो सेक्शन है यह वसूली की कार्यवाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर इस सेक्शन का पालन नहीं किया जाता तो वसूली की जो अन्य कार्रवाइयां हैं वह सब अवैधानिक हो जाती हैं, इल्लीगल हो जाती हैं। तो सबसे पहले इस सेक्शन में बताया गया मांग की सूचना जो है तहसीलदार द्वारा जो है तामील कराई जाएगी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि बकायेदार है, जिससे वसूली करना है। तो यहां पर जो है तहसीलदार साहब को अधिकार दिया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो है नायब तहसीलदार साहब को भी यहां पर शक्तियां प्रदान की गई थी कि नायब तहसीलदार साहब भी जो है मांग की सूचना का जो नोटिस है वह भिजवा सकते थे, तामील करा सकते थे। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा नायब तहसीलदार साहब को यहां से हटा दिया गया है, मतलब कि अब जो है यह शक्ति उनके पास नहीं है। अब यहां पर जब हम देखें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंतर्गत कहा गया कि मांग की सूचना जारी किए बिना अगर वसूली की जो कार्रवाइयां की जाती हैं समस्त कार्रवाइयां अवैध होंगी। मतलब अगर मांग की सूचना का नोटिस नहीं दिया गया और इसके आगे की अगर कार्रवाइयां कर ली, जैसे कि संपत्ति की कुर्की कर ली, उसका विक्रय वगैरह कुछ भी करा, तो वह सब अवैधानिक हो जाता है अगर मांग की सूचना ना दी गई हो। तो केस का नाम आप ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण वर्सेस मनोहर सिंह का केस 1989 का केस है, जिसमें साफ कह दिया गया कि मांग की सूचना का जो नोटिस है यह जरूरी है और यह आज्ञापक है, मतलब कि यह मैंडेटरी है कि इसको जो है देना ही होगा। इसी के बाद जो है अन्य वसूली की कार्रवाइयां की जा सकेंगी। अब यहां पर जब धारा 146 के अंतर्गत मांग की सूचना का नोटिस जो है तामील हो गया है और नोटिस मिलने के बाद भी अगर ऐसा बकायादार ऐसे अरियर्स जो है जो कि उससे वसूल किए जाने हैं उसको जमा नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 147 एप्लीकेबल होगी और सेक्शन 147 के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। अब वसूली की कार्रवाई कैसे की जाएगी, तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है टोटल 5 सब सेक्शन है, 5 उपधाराएं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं यहां पर। तो उपधारा 1 के अंतर्गत क्या बताया गया, उपधारा 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जो तहसीलदार साहब है वह तहसीलदार साहब जो है इस सेक्शन की उपधारा 1 के अंतर्गत सब सेक्शन 1 के अंतर्गत निम्नलिखित आदेशिकाएं जारी कर सकता है वसूली के लिए। तो कौन कौन सी आदेशिकाएं, बात को समझिएगा। अब यहां पर आप इस चीज को भी समझ लें कि उपधारा 1 के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर 4 प्रकार की आदेशिकाएं दी गई हैं और इसी के साथ साथ जो इसका सी खंड है जिसमें हम देखेंगे वे कौन सी संपत्तियां हैं जो कि ऐसे वसूली के अंतर्गत जो है जिनका विक्रय नहीं किया जा सकता। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी आदेशिकाएं जारी कर सकते हैं तहसीलदार साहब। तो उपधारा 1 के उपखंड ए के अंतर्गत जो है जंगम संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय करने के संबंध में आदेशिका के संबंध में प्रावधान किया गया है कि ऐसे बकायेदार की अगर कोई चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की और उसका विक्रय किया जा सकता है और उसको विक्रय करने का आदेशिका जारी की जा सकती है। अब इसके बाद हम देखें जो है इसके बी खंड में जिसमें बताया गया है खाते की कुर्की तथा विक्रय द्वारा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत उसी खाते के संबंध में है जिस पर बकाया ड्यू है, मतलब कि जिस खाते के बकाया ड्यू है उस खाते की कुर्की की जा सकती है, उसका विक्रय किया जा सकता है। परंतु यहां पर एक जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई सहकारी सोसाइटी है, मतलब ऐसा बकायेदार अगर कोई सहकारी सोसाइटी है तो उसके संबंध में इस खंड के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने से पहले सेक्शन 154A की कार्रवाई को निषेध करना होगा। सेक्शन 154A की कार्रवाई में जो है तहसीलदार साहब को ये शक्ति दी गई है कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी की ऐसी संपत्ति ऐसी भूमि जिस पर भू राजस्व ड्यू है, जिस पर बकाया है, उस भूमि को 10 वर्ष तक जो है लीज पर देकर वसूली कर सकता है। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर ऐसी संपत्ति को कुर्की या विक्रय करना है और वो संपत्ति सहकारी सोसाइटी की है तो सबसे पहले सेक्शन 154A के जो प्रावधान है उसको निषेध किया जाएगा और उसके बाद जो है इस खंड के अंतर्गत जो है ऐसी संपत्ति कुर्की और उसका विक्रय करने की आदेशिका जारी की जाएगी।
अब इसके बाद जो अगला इसका खंड है बीबी, जो कहता है खाते की जिस पर की बकाया शोध हो कुर्की द्वारा तथा उसको धारा 154A के अधीन पट्टे पर देकर। अब यहां पर देखिए स्पष्ट कहा गया है, देखिए ऊपर वाले खंड में तो क्या बताया गया कि अगर वो संपत्ति जिस पर बकाया ड्यू है तो उसको तहसीलदार कुर्की कर विक्रय का आदेश दे सकता है, और अगर सहकारी सोसाइटी है तो सेक्शन 154 के एक ही कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा खाता है तो यहां पर तहसीलदार साहब को शक्ति दी गई है कि तहसीलदार साहब जो है ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकते हैं और उस संपत्ति को या उस भूमि को जो है क्या कर सकते हैं, उस खाते को सेक्शन 154A के अंतर्गत पट्टे पर देकर अपनी वसूली जो है बकाये की वसूली की जा सकती है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है सभी प्रकार की संपत्तियों के संबंध में तहसीलदार साहब को जो है पावर दिए गए हैं कि कुर्की कर सेक्शन 154A की कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला खंड है ट्रिपल बी, ये कहता है बकायेदार के किसी अन्य खाते की जो कि कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब कि ऐसा खाता जिस पर बकाया ड्यू नहीं है वह खाते को भी अगर सरकार को किसी अन्य उसी व्यक्ति के पास, उसी बकायेदार के पास कोई अन्य खाता है और जिस पर ड्यूज क्रिएट हो गए, तो ऐसा खाता जिस पर ड्यूज क्रिएट नहीं है उसकी भी क्या कर सकते हैं, उसकी भी जो है कुर्की कराई जा सकती है और उसको भी जो है सेक्शन 154A के अंतर्गत पट्टे पर देकर जो है तहसीलदार साहब जो है उसके अपने बकाये की वसूली करने के लिए आदेशिका जारी कर सकते हैं। तो यहां पर ये 4 आदेशिकाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद जो सी खंड है ये कहता है कि निम्नलिखित की कुर्की या विक्रय नहीं होगा, मतलब कि संपत्तियां जो संपत्तियां हैं बकायेदार की, इनका कुर्की या विक्रय नहीं किया जा सकता बकाये के लिए। तो अब बात समझिएगा कौन कौन सी संपत्ति, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो कौन कौन सी संपत्तियां देखेंगे, बकायेदार, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन बनाने के बर्तन, चारपाइयां, बिछौने या ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक नहीं कर सकती। अब यहां पर बात समझिएगा कि देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तो उस व्यक्ति से ऐसी संपत्तियां जो कि उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जो कि उसके जीवन के लिए जरूरी हैं, उनका यहां पर कुर्की या विक्रय से उनको छूट दी गई है। तो यहां पर हम देखें कि हाँ इसके अंतर्गत जो है वही सारी संपत्तियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बकायेदार, उसकी पत्नी, बच्चे के पहनने के जो है वस्त्र वगैरह है, भोजन बनाने के जो बर्तन हैं, चारपाइयां हैं, बिछौने हैं, इनको जो है विक्रय नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ किसी ऐसी स्त्री के ऐसे आभूषणों को भी जो है इस सेक्शन के अंतर्गत कुर्क या विक्रय नहीं किया जाएगा जो कि वह स्त्री अपनी धार्मिक प्रथा के अनुसार पहनती है, जैसे कि मंगलसूत्र है, बिछिया वगैरह पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा हिंदू कल्चर में, और भी कोई ऐसी संपत्ति है या ऐसी कोई ज्वेलरी है जो वो पहनती हो धार्मिक कृत्य के कारण, धार्मिक के कारण, तो उनको जो है यहां पर छूट दी गई है। अब इसके बाद जो अगला क्लॉज कहता है, ये कहता है शिल्पियों के औजार और यदि बकायेदार कृषक है तो यांत्रिकी शक्ति द्वारा चलित उपकरणों के अतिरिक्त उसके खाते के उपकरण। अब बात समझिएगा कि अगर कोई शिल्पकार है तो उसको जीवन जीने के लिए अपने औजार वगैरह तो चाहिए जिससे अपना वो जो है आजीविका चलाकर अपना भरण पोषण कर सके, तो ऐसे औजार वगैरह को विक्रय नहीं किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ बताया गया कि अगर बकायेदार कृषक है तो उसके ऐसे जो उसके कह सकते हैं उपकरण हैं, जैसे कि मान लीजिए उसके पास ट्रक है, मान लीजिए उसके पास हार्वेस्टर है, या और भी कोई ऐसे उपकरण हैं जो कि कह सकते हैं हम कि यांत्रिकी शक्ति से नहीं चलते। देखिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये सब यांत्रिकी शक्ति से चलते हैं, तो इनका विक्रय किया जा सकता है, इनको कुर्क किया जा सकता है। लेकिन वह उनके औजार या वह उनके ऐसे कह सकते हैं उपकरण जो कि यांत्रिकी शक्ति से नहीं चलते, जैसे कि हल वगैरह हैं, और भी कोई ऐसे औजार जो या ऐसे कोई जो है उपकरण जो कि कृषि के लिए उपयोग आते हैं, तो उनको यहां पर छोड़ा जाएगा अगर वह यांत्रिकी शक्ति से नहीं चलते हैं। अगर यांत्रिकी शक्ति से चलेंगे तो वहां पर उसको इस सेक्शन के अंतर्गत जो है विक्रय कुर्की हो सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
अब इसी के साथ साथ यहां पर और भी क्या बताया गया है, बताया गया और ऐसे मवेशी तथा बीज जो तहसीलदार की राय में उसे उस हैसियत में अपनी जीविका उपार्जन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। अब यहां पर बताया गया कि अगर उस व्यक्ति के पास, उस बकायेदार के पास कुछ मवेशी हैं, जानवर वगैरह हैं और उसके कुछ बीज वगैरह हैं जो उसने फसल से बचाए थे, तो अगर उनके संबंध में तहसीलदार की ये राय है कि उसके जीविका उपार्जन के लिए वो जरूरी है, तो उनको भी जो है यहां पर तहसीलदार साहब जो है इस सेक्शन में छूट दे सकते हैं। उसको विक्रय यहां पर नहीं किया जाएगा, ना ही कुर्की की जाएगी। तो यहां पर हमने देखा। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट ऐसा बताया गया है, वे वस्तुएं जो केवल धार्मिक विन्यास के उपयोग के लिए पृथक रखी गई है। मतलब ऐसे बकायेदार के पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो वह केवल धार्मिक विन्यास के तहत ही उपयोग करता है, अन्यथा उनको वो अलग रखता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी धार्मिक विन्यास के उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको भी जो है यहां पर कुर्की या विक्रय नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ किसी कृषक के तथा उसके उपभोग में के गृह एवं अन्य भवन। अब यहां पर बात समझिएगा, स्पेशली कृषक के संबंध में कहा गया है। अगर कोई कृषक है तो उसके तथा उसके उपभोग में के गृह या अन्य भवन जो कुछ भी है उनको भी यहां पर विक्रय नहीं किया जाएगा, उसकी कुर्की नहीं की जाएगी। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं यह बताई गई हैं कि कौन कौन से ऐसे जो है वस्तुएं हैं, ऐसे कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिनका जो है इस सेक्शन के अंतर्गत विक्रय नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक परंतुक है जो कि बेसिकली जो हमने बी खंड पढ़ा था, जहां पर हमने देखा खाते की कुर्की तथा विक्रय के द्वारा। अब इसके लिए उपखंड दिया, परंतुक दिया गया है। तो परंतुक ये कहता है कि खंड खा में निर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं दी जाएगी जहां की बकायेदार, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसे खाते की कुर्की नहीं होगी जहां पर कि बकायेदार के पास कितनी खेती है, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में जो शेड्यूल एरियाज हैं वहां पर 6 हेक्टेयर या 6 हेक्टेयर से कम की अगर वो भूमि वो बकायेदार धारण करता है तो यहां पर इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी क्लॉज की कार्रवाई है वह नहीं की जाएगी। तात्पर्य है कि कुर्की या विक्रय नहीं किया जाएगा। अन्य कार्रवाइयां की जा सकती है, जैसे कुर्की कर सेक्शन 154A की कार्रवाई की जा सकती है, कुर्की कर जो है और भी जो कार्रवाइयां की जा सकती है, लेकिन विक्रय की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर 6 हेक्टेयर या 6 हेक्टेयर से कम की भूमि है, इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, अन्य क्षेत्र में अगर ऐसे बकायेदार के पास 4 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करता है तो वहां पर भी जो है सेक्शन 1 के एक सेक्शन 157 के क्लॉज 1 के बी खंड के अंतर्गत ऐसे जो खेती है या ऐसा जो खाता है इसके ऊपर या इसका कह सकते हैं कुर्की या विक्रय नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो उपखंड 2 है, सब सेक्शन 2 है, ये कहती है कि तहसीलदार साहब जो है क्या कर सकते हैं, तहसीलदार किसी बकायेदार की वित्तीय आस्तियां जो हैं, जो उसकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिनमें बैंक लॉकर या बैंक खाते हैं, कुर्क करते हुए भू राजस्व की वसूली कर सकता है। मतलब कि ऐसे बकायेदार के अगर कोई बैंक खाते हैं, लॉकर्स वगैरह हैं, तो इस सेक्शन के अंतर्गत तहसीलदार साहब ऐसे भू राजस्व की वसूली के लिए ऐसे खातों को, ऐसे बैंक लॉकरों को कुर्क कर सकते हैं और उससे वसूली करवा सकते हैं। तो यहां पर ये सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद देखें उपधारा 3। उपधारा 3 ऐसे मामले में लागू होती है, बात समझिएगा, उपधारा 3 ऐसे मामलों में लागू होती है जहां पर कि बकाये की राशि 50 लाख रुपए से अधिक है। 50 लाख रुपए तक की राशि पर उपधारा 3 एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहां पर बताया क्या गया, यहां पर बताया गया है कि जो उपखंड अधिकारी है, जो एसडीओ साहब हैं, ये क्या कर सकते हैं, यह 50 लाख रुपए से अधिक की भू राजस्व की बकाये के भुगतान में चूक करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी कर सकते हैं, उसे 15 दिन से अनधिक कालावधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करा सकते हैं। मतलब कि एसडीओ साहब को यह पावर है कि अगर कोई बकाया राशि 50 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति से वसूली करना है उसको क्या कर सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी करा सकते हैं और उस व्यक्ति को जो है
15 दिन के 15 डेज के सिविल इंप्रिजमेंट में, सिविल कारागार में उसको जो है निरुद्ध कराने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा। जब इस सेक्शन के तहत उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी तो उसके पहले नेचुरल जस्टिस ये बोलता है कि उस बकायेदार को अवसर दिया जाना चाहिए कि उसे इस सेक्शन के तहत गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। तो यहां पर उसको अवसर दिया जाएगा और वह अपना रिप्लाई देता और एसडीओ साहब संतुष्ट हैं तो उसकी गिरफ्तारी नहीं कराएंगे। लेकिन अगर उसका रिप्लाई इस प्रकार का है कि एसडीओ साहब को लगता है कि इसको गिरफ्तार कराना चाहिए इस सेक्शन के अंतर्गत या इस सेक्शन के अंतर्गत वसूली के लिए, तो गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। तो यहां पर उपधारा 3 में यही सारे प्रावधान है। अब इसके बाद देखें उपधारा 4। उपधारा 4 बात करती है कुछ ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी से छूट के संबंध में। बात समझिएगा, उपधारा 3 में हमने देखा कि एसडीओ साहब गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं और 15 दिन तक सिविल कारागार भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर उपधारा 4 में कुछ लोगों को ऐसी गिरफ्तारी से छूट दी गई है। तो वे कौन कौन से लोग हैं देखेंगे। यहां पर उपधारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किस किस को, पहले नंबर पर देखिएगा अवयस्क को, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या मानसिक रूप से बीमार या मंद बुद्धि व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति मेंटली रूप से इल है या मंद बुद्धि व्यक्ति है, इडियट व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है इस सेक्शन के तहत जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ सीपीसी के तहत सेक्शन 133, सेक्शन 135 और सेक्शन 135A के अंतर्गत जिन जिन व्यक्तियों को छूट दी गई है गिरफ्तारी से, उनको भी जो है यहां पर इस सेक्शन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ऐसे बकाये की वसूली के अंतर्गत। अब तो यहां पर उपधारा 4 में यही सारे प्रावधान है। उपधारा 5 ये कहती है कि एसडीओ साहब जो है, जो उन्होंने वारंट जारी किया है गिरफ्तारी का, इसको अगर वह संतुष्ट हो जाते हैं तो वह ऐसे वारंट को वापस ले सकते हैं। वारंट को रिवोक करने के संबंध में प्रावधान उपधारा 5 में दिए गए हैं। तो यहां पर हमने देखा सेक्शन 147 के अंतर्गत बकाये की वसूली के लिए आदेशिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ये सारे प्रावधान हमने देखे। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन, सेक्शन 148। ये कहती है खर्चे बकाये के भाग के रूप में वसूल किए जाएंगे। देखिए बात समझिएगा कि ये जो कार्यवाही की जा रही है, मांग की सूचना, फिर इसके बाद ऐसी आदेशिकाएं, फिर कुर्की, विक्रय, इन कार्यवाहियों में जो भी खर्चा लगा है उसके संबंध में सेक्शन 148 बोलती है कि ये जो खर्चे हैं यह बकाये के भाग के रूप में वसूल किए जाएंगे। मतलब कि जब विक्रय हो जाएगा तो जो भी आगम आएंगे, जो भी सरकार को पैसा धनराशि मिलेगी, उसमें से उस खर्चे को उसी तरह से वसूल किया जाएगा जैसे कि वह इन अरियर्स, ये जो बकाया है इसी के अंतर्गत है, मतलब कि भाग के रूप में उनको वसूलने के संबंध में प्रावधान सेक्शन 148 में दिए गए हैं। अब इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 149। ये कहती है अन्य जिलों में आदेशिकाओं का प्रवर्तन, मतलब कि जिस जिले में वह बकायेदार रहता है उसकी अगर संपत्तियां अन्य जिलों में भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन संपत्तियों को भी इस सेक्शन के अंतर्गत उनका कुर्की या विक्रय करना है, तो यहां पर यह सेक्शन तहसीलदार साहब को या अन्य प्राधिकारी को जो है उन क्षेत्रों में भी ऐसी आदेशिकाओं के प्रवर्तन के संबंध में शक्तियां प्रदान करता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखें अगली सेक्शन, सेक्शन 150। यह कहती है संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने के पूर्व भुगतान कर दिए जाने पर कार्रवाई का रोक दिया जाना। देखिए ये सारी कार्रवाई का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है कि भाई जो बकाया है उसको वसूलना। अब अगर ऐसी कार्रवाई के दौरान अगर वो व्यक्ति उस बकाये की राशि को जमा कर देता है, वह धनराशि देने को तैयार हो जाता है, तो यह कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। तो यहां पर यही कहा गया है कि ऐसी संपत्ति के विक्रय की बोली खत्म होने से पहले तक अगर वह व्यक्ति ऐसा जो भी बकाया है जमा कर देता है, जो भी खर्च वगैरह है जमा कर देता है, तो ये कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी, विक्रय की कार्रवाई रोक दी जाएगी। तो सेक्शन 150 में जो है यही प्रावधान है। अब इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 151। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहती है विक्रय आगमों का उपयोजन, मतलब कि जो संपत्ति को विक्रय किया गया है और उससे जो आगम आए हैं, उससे जो कह सकते हैं जो भी धनराशि आई है उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, किस किस मद में उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें जो है टोटल 4 बातें बताई गई हैं कि सबसे पहले
जिस बकाये के लिए ऐसी संपत्ति का विक्रय किया गया है उस धनराशि को सबसे पहले उस आगम में से लिया जाएगा, मतलब कि उसको चुकाया जाएगा। फिर इसके बाद जब वो चुक जाता है और धनराशि बच जाती है तो उसमें से दूसरे नंबर पर क्या चुकाया जाएगा, संबंधित क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बकायेदार से शोध उपकरों की किसी बकाया के भुगतान के लिए, मतलब कि उस क्षेत्र में अगर कोई उसकी बकाया है उपकर वगैरह तो फिर उनको चुकाया जाएगा। उसके बाद भी धनराशि बच जाती है तो क्या किया जाएगा, बकायेदार द्वारा राज्य सरकार को दे किसी अन्य बकाये के भुगतान में उसको उपयोग किया जाएगा, मतलब कि राज्य सरकार के कुछ और अदर ड्यूज है उनको फिर वसूला जाएगा। और उसके बाद भी धनराशि बच जाती है तो चौथे नंबर पर अगर ऐसे बकायेदार का कुछ बकाया सहकारी सोसाइटियों के संबंध में है, सहकारी सोसाइटियों में उसको कुछ पैसा देना है, तो उस शेष राशि में से सहकारी सोसाइटी के ड्यूज वगैरह क्लियर किए जाएंगे। और इसके बाद भी अगर धनराशि बच जाती है तो फिर वह धनराशि ऐसे बकायेदार को जो है जिससे कि उसकी संपत्ति विक्रय की गई है ऐसे व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा अधिक हैं तो उस संपत्ति में उनका जितना जितना हक था उसके अनुसार उनको विभाजित कर वह धनराशि वापस कर दी जाएगी। तो यहां पर सेक्शन 151 में यही प्रावधान है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन 152 ये प्रावधान करती है बकाये के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी, इनकम्बेंसमेंट से मुक्त होगी। बात समझिएगा कि भाई जो संपत्ति बेच दी गई है, अरियर्स के लिए बेची जा रही है, तो बेचने के बाद या जब बेची गई तो यह माना जाएगा कि उस संपत्ति पर जितने भी कह सकते हैं विलंगम थे, जितने भी एंग्रफमेंट थे, कुछ भी लायबिलिटीज थी, वह सब समाप्त हुई मानी जाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति उसको खरीदेगा वह व्यक्ति अब उन प्रीवियस वाले जो भी ड्यूज है उनके लिए लायबल नहीं होगा। तो सेक्शन 152 में जो है यही बातें बताई गई है जो कि आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज में रखिएगा। तो यहां पर हमने पार्ट सेकंड के अंतर्गत देखा वसूली की प्रक्रिया किस किस प्रकार से की जाएगी। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड और फोर्थ, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई अगर क्रेता जो है उसके हक किस प्रकार के होंगे, क्रेता के संबंध में क्या क्या प्रावधान, और इसके बाद अन्य प्रावधान जो कि इस चैप्टर में मौजूद है। मित्रों, चैप्टर 11 का जो थर्ड पार्ट हमने अध्ययन की दृष्टि से बनाया है, जिसके अंतर्गत कुल 2 धाराएं हैं, सेक्शन 153 और सेक्शन 154, जो प्रावधान करती है क्रेता से संबंधित। अब बात समझिएगा कि भू राजस्व की बकाया के संबंध में जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई में अगर कोई संपत्ति विक्रय की गई है तो ऐसा व्यक्ति जो क्रेता है, जो ऐसी संपत्ति को क्रय करता है, उसके संबंध में यह धाराएं प्रावधान करती हैं, जिसमें बताया गया सेक्शन 153 के अंतर्गत क्रेता का हक। कोई क्रेता ऐसी संपत्ति में हक कब प्राप्त करेगा, तो यहां पर बात समझिएगा कि जब किसी धनराशि की वसूली के लिए या भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए कोई संपत्ति विक्रय की जाती है तो यहां पर 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जहां पर की विक्रय किया गया, मतलब कि बोली लगाई जा रही है और वह बोली फाइनल लगा देता है, तो यहां पर विक्रय किया गया, लेकिन वो विक्रय पूर्ण कब होता है, जब वह धनराशि अदा कर दी जाती है, उसका पूरा पेमेंट अदा कर दिया जाता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि क्रेता को हक जो है कब मिलेगा, जब वह पूर्ण धनराशि जमा कर देगा, तब उस क्रेता को उस संपत्ति में हक प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम देखें 2018 के अमेंडमेंट के पहले स्थिति क्या थी, 2018 के पहले स्थिति यह थी कि क्रेता को हक जो है विक्रय किए जाते समय ही, जब वह बोली फाइनल कर देता था तभी उसे हक प्राप्त हो जाता था। उसके बाद जो वह फाइनल पेमेंट वगैरह बाद में करता रहेगा और वहां पर जो है वह प्रक्रियात्मक चीजें थी। तो 2018 के पहले हक कब प्राप्त हो जाता था, बोली कंप्लीट या कह सकते हैं विक्रय किए जाते समय पूर्ण हो जाता था। लेकिन यहां पर उन्होंने अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया कि क्रेता को हक कब मिलेगा, क्रेता को हक जब मिलेगा जब वह विक्रय पूर्ण हो जाएगा, अर्थात पूरी धनराशि जमा कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ सेक्शन 154 में यह प्रावधान किया गया है कि क्रेता विक्रय के पूर्व शोध भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति ने क्रय की है संपत्ति, वह क्रय उस विक्रय से पहले के जो भी भू राजस्व है जिसके लिए वो विक्रय किया गया है, ऐसे किसी भी पूर्व के जो कि विक्रय के पहले के जितने भी भू राजस्व के ड्यू हैं, उसके लिए यह नया क्रेता जो है, जो क्रेता ने भूमि खरीदी है, वह दायित्वाधीन नहीं होगा, वह उसके लिए लायबल नहीं होगा।
इन दोनों बातों को इन सेक्शन में वर्णित किया गया है। तो हम देखें पार्ट थर्ड के अंतर्गत ये दो धाराएं हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमने पार्ट फोर्थ निर्मित किया था, जिसमें अदर प्रोविजंस थे, अन्य प्रावधान थे, जिसके अंतर्गत कुल 3 धाराएं हैं, सेक्शन 154A, सेक्शन 155 और सेक्शन 156, जिसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 154A, जो कि 1971 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया? इस सेक्शन में बताया गया है उस खाते को जिसके संबंध में बकाया सोध्य हो या बकायेदार के किसी अन्य खाते की पट्टे पर देने की तहसीलदार की शक्ति। देखिए ये जो सेक्शन है यह बेसिकली उन भूस्वामियों का संरक्षण करने के लिए है जो कि अपना भू राजस्व नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी संपत्ति को विक्रय करने से बचाने के संबंध में प्रावधान करती है कि यहां पर तहसीलदार साहब जो है अपने भू राजस्व की वसूली के लिए क्या कर सकते हैं, वह उस भूमि को जिसके ऊपर ड्यूज हो गए हैं या फिर उस बकायेदार की कोई अन्य भूमि है, उस भूमि को इस सेक्शन में जो है तहसीलदार साहब 10 वर्ष तक के लिए जो है पट्टे पर देकर जो भी पट्टा धन वसूल किया जाएगा या जो भी धनराशि आएगी उससे जो है ऐसा भू राजस्व चुकाया जा सकता है। बेसिकली इस सेक्शन में जो प्रावधान किए गए हैं वह सहकारी सोसाइटी के संबंध में है कि भाई सहकारी सोसाइटी वगैरह जो है या इस तरह के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों की भूमि को विक्रय ना कर जो है तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं, उस भूमि को धारा जो है 10 वर्ष तक के लिए पट्टे पर दे सकते हैं, या कोई अन्य बकायेदार है तो उसके संबंध में भी सेक्शन 154A की कार्रवाई कर उसकी संपत्ति को जब कुर्क कर लिया जाता है तो विक्रय की कार्रवाई ना करते हुए सेक्शन 154 की A की कार्रवाई जो है की जाए, जिससे कि उसकी भूमि विक्रय होने से बच जाए। तो यहां पर जो है ये बताया गया कि 10 वर्ष तक के लिए जो पट्टे पर दिया जा सकता है और देकर ऐसे भू राजस्व को जो है रिकवर किया जा सकता है। तो यहां पर ये सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। हमने यहां पर केवल इंपॉर्टेंट बात जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसी को लिया हुआ है। बाकी चीजों पर हम यहां पर विचार या नहीं देख रहे हैं। अब इसी के साथ साथ इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसे भूमि को पट्टे पर दिया जाता है तो ऐसी भूमि अगर आदिम जनजाति के किसी सदस्य की भूमि है तो ऐसी भूमि को किसी अन्य आदिम जनजाति के सदस्य को ही दिया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को तहसीलदार साहब नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 155 धारा 155 जो है ये क्या प्रावधान करती है। धारा 155 के अंतर्गत बताया गया है भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकता है। तो इस सेक्शन में जो है एक लिस्ट दी हुई है, जो है बहुत अच्छी लंबी खासी लिस्ट है। तो इस पूरी लिस्ट को आपको अध्ययन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लीजिए एमपीएलआरसी में जहां जहां पर यह लिखा है कि यह धनराशि भू राजस्व के रूप में वसूली जाएगी, उन सब सेक्शंस का कलेक्शन जो है इस सेक्शन में, जहां जहां पर जो राशि भू राजस्व के रूप में वसूली जानी है उन सबको सेक्शन 155 में मेंशन किया हुआ है। तो आप जो है केवल दिमाग में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 156। सेक्शन 156 जो है प्रावधान करती है, क्या प्रावधान करती है, प्रतिभू से धन की वसूली। जहां कहीं भी किसी धन के संबंध में किसी व्यक्ति ने अगर अपनी प्रतिभूति, अपनी जो है कह सकते हैं कि श्योरिटी दे रखी है, तो ऐसा व्यक्ति उस धनराशि को नहीं चुका पा रहा है, भू राजस्व को नहीं चुका पा रहा है, तो वह जो श्योरटर है, जो प्रतिभू है, उससे भी उसकी वसूली की जा सकती है। इसके संबंध में सेक्शन 156 में प्रावधान किए गए। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिमाग में समझने के लिए, इस चैप्टर को जो है ध्यान में रखने के लिए केवल आप ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम के लिए सेक्शन 155, सेक्शन 156 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार हमने जो है इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर यहां पर हमने इसको समझा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट थी उन सब का अध्ययन किया। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के चैप्टर 11 का अध्ययन किया। वीडियो थोड़ा लंबा था, आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी दबा दीजिएगा,
जिससे कि जैसे ही हमारी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।